नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। प्री BSTC 2026 परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, हमने पिछले वीडियो के अंदर 25 प्रश्नों पर चर्चा की। अब जो है हम इस वीडियो के अंदर भी अगले 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो पिछले एग्जाम के अंदर जो आपको पूछे गए सवाल थे, उन्हीं सवालों के ऊपर अपन व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। तो लीजिए, वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन कोड के साथ में करते हैं कि रणबांकुरों की धरती पर अब कलम से इतिहास लिखना है, परीक्षा कोई भी हो राजस्थान की इस बार सिलेक्शन छीन कर लेना है, इस बार सिलेक्शन छीन कर लेना है। जी हाँ विद्यार्थियों, सिलेक्शन छीनना है तो उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस मेहनत की। तो अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं अपन। पिछले वीडियो के अंदर अपन 25 प्रश्न देख चुके थे, अब 26वां प्रश्न अपन इसमें देखेंगे। तो लीजिए 26वां प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट्र कह दीजिए आप, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी है जोहड़बीड़, सी है फतेहपुर और ऑप्शन डी है अविका नगर। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। इसकी मैं बात करूं स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1984 में। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ स्थापित किया गया वो आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर इसे स्थापित किया गया था। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर इसे जो है स्थापित किया गया, ध्यान रखना। कब स्थापित किया गया, स्थापना कब हो गई किसकी? 1984 में। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है आपको, ऊंटनी के दूध की डेयरी भी यहीं पर स्थित है। ऊंटनी के दूध की डेयरी जोहड़बीड़ में ही है। ऊंटनी के दूध की जो डेयरी है वो यहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ऊंट है, इस ऊंट को अपन राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब दिया गया? तो 2014 में ऊंट को राज्य पशु का क्या दिया गया है? दर्जा। 2014 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। पहले हमारा राज्य पशु चिंकारा था, लेकिन अब 2 श्रेणियां बना दी गई। चिंकारा को तो वन्य जीव में रखा और इसको जो है पालतू श्रेणी में इसे राज्य पशु बनाया गया। ध्यान रखना, पालतू श्रेणी के अंदर जो है इसे राज्य पशु बनाया गया। कब बनाया गया? 2014 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं बात करूं ऊंटों की, राजस्थान में ऊंट सर्वाधिक आपको बीकानेर और बाड़मेर में देखने को मिलेंगे। ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर और बाड़मेर में आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऊंट का जो बच्चा होता है उसको अपन टोरडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरडियो। ऊंट के छोटे बच्चे को अपन जो है टोरडियो कहते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम जो है नेशनल पार्क जो है वो बताना है। ऑप्शन ए केवलादेव, ऑप्शन बी है रणथंबोर, ऑप्शन सी है मुकुंदरा हिल्स और ऑप्शन डी है सरिस्का। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो सरिस्का जो है वो कहाँ पर है? अलवर जिले में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सरिस्का अलवर। मुकुंदरा हिल्स जो है आपका कोटा के अंदर देखने को मिलेगा, कोटा और झालावाड़ में। रणथंबोर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। और केवलादेव घना पक्षी बिहार जो अभ्यारण्य है वो है आपका भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको इसकी लोकेशन भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया? 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, 1980 ईस्वी के अंदर जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारतीय बाघों का, ध्यान रखना इसको, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर कहा जाता है किसे? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर वाले को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और यहीं पर जो है, यहीं पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना संचालित हुई थी। ध्यान रखना,
प्रथम बाघ परियोजना, राज्य की प्रथम बाघ परियोजना यहीं संचालित हुई थी। कब संचालित की गई? तो 1973 में जो है संचालित की गई, ध्यान रखना है। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना 1973 में संचालित की गई, वो भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में ही की गई, ध्यान रखना। और यहाँ जो है इस नेशनल पार्क के अंदर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा और वो मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर जो दुर्ग है उसके अंदर देखने को मिलता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। 3 अंकों वाले गजानन जी का जो मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वो भी इस रणथंभौर सवाई माधोपुर में ही स्थित है। तो अपना सही आंसर राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? फटाफट से आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी शेखावाटी, सी मेवात और अगला ऑप्शन है मारवाड़। फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए काली मिट्टी की यदि हम बात करें तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है? रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेगुर मिट्टी इसी का दूसरा नाम है। और ये स्पेशली जो है किसकी खेती के लिए? तो ये कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान रखना। कपास की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो जल धारण की जो क्षमता है वो अधिक होती है। काली मिट्टी की यदि विशेषता की बात करें तो इसकी जल धारण क्षमता जो अधिक होती है, जल धारण क्षमता अधिक। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो क्या होती है भाई? अधिक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ था? ज्वालामुखी लावा जो है उससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी लावे से इसका क्या हुआ भाई? निर्माण हुआ था, इससे ये निर्मित है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि इसे बात करें तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वर्टिसोल्स कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? वर्टिसोल्स। काली मिट्टी को वर्टिसोल्स भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसका उपनाम रेगुर मिट्टी भी है, इसे वर्टिसोल्स भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, जल धारण क्षमता इसकी सबसे अधिक है, ज्वालामुखी के लावे से ये निर्मित है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना काली मिट्टी मुख्य रूप से, तो राजस्थान में काली मिट्टी मुख्य रूप से ऑप्शन ए हाड़ौती के अंदर पाई जाती है। अब हाड़ौती में भी कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है और यही राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, ऑप्शन ए है एडवर्ड मिल्स, ऑप्शन बी है द कृष्णा मिल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है महालक्ष्मी मिल्स और नेक्स्ट ऑप्शन है मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल। फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स जो है वो बतानी है कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स जिसकी स्थापना जो है कहाँ की गई? ब्यावर के अंदर की गई। ब्यावर के अंदर की गई। और कब स्थापना की गई? तो 1889 में, 1889 के अंदर जो है 1889 में द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स है उसकी स्थापना की गई। तो ये आपको ध्यान रखना। किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा सेठ दामोदर दास राठी द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई 1889 में की गई। कहाँ की गई? ब्यावर अजमेर में। पहले ब्यावर अजमेर में पड़ता था, अब ब्यावर सेपरेट एक जिला हो गया है। मिल का नाम है द कृष्णा मिल्स, ठीक है, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक निजी क्षेत्र की मिल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। निजी क्षेत्र की मिल थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्यावर को राजस्थान की वस्त्र नगरी की शुरुआत माना जाता है,
ये भी ध्यान रखना। लेकिन वस्त्र नगरी की, यदि टेक्सटाइल सिटी की बात करें तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी का मतलब होता है टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, तो दैट इज भीलवाड़ा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, कृष्णा मिल्स, ब्यावर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है कोटा, सी है झुंझुनू और ऑप्शन डी है सीकर। फटाफट से बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है राजस्थान का। मैं आपको बताऊं सबसे कम साक्षरता, सबसे कम की यदि बात करें तो राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है आपका जालोर। कौन सा जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो जालोर है, जिसकी साक्षरता दर है 54.9%, 54.9% इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, राजस्थान की कुल साक्षरता दर की बात करें, राजस्थान की जो साक्षरता दर है, राजस्थान की साक्षरता दर वो कितनी है, वो भी अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर अपने हैं 66.1%, 66.1% जो है राजस्थान की साक्षरता दर है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता में राजस्थान में सबसे टॉप नंबर पर कौन सा है, तो पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक जो राजस्थान में साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है। ठीक है, आपको पूछा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा। झुंझुनू के अंदर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, स्त्री साक्षरता की बात करें, स्त्री साक्षरता की, तो वो कोटा में सर्वाधिक है। और ऑल ओवर बात करें तो कोटा की सबसे अधिक साक्षरता दर है। कितनी है कोटा की, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। कोटा की जो साक्षरता दर है वो है 76.6%, 76.6% कोटा की है जो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बातें, वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, कोटा की। सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालोर की। जालोर की कितनी है, 54.9%। कोटा की कितनी है, 76.6%। कोटा में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है, जबकि पुरुष साक्षरता किसकी सर्वाधिक है, झुंझुनू जिले की। ठीक है, और राजस्थान से साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 66.1%। क्लियर। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें पूछी है आपसे। ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 545। फटाफट से कमेंट करके बताइए कितनी सीटें हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 200 सीटें। ठीक है, तो 200 सीटें जो वर्तमान में है। देखो 160 राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उस समय कितनी सीटें थी, तो वो 160 थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा, उसमें जो सीटें थी तो वो कितनी थी, 160। वर्तमान में सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 200। वर्तमान में सीटों की बात करें विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो वो 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 200 सीटें। ये 200 सीटें कब हुई थी, तो ये 1977 में हुई थी, ध्यान रखना। 1977 के अंदर जब छठी विधानसभा के चुनाव हुए थे, कौन सी विधानसभा के, छठी विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 1977 में, छठी विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 1977 में, उस दरमियान जो है इसे 200 कर दिया गया। तो उस दरमियान से आज तक राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। देखो पहली विधानसभा में कितनी थी, 160। ठीक है, और 1977 में छठी विधानसभा के जब चुनाव हुए तो 200 सीटों पर हुए, जो अभी वर्तमान में भी 200 सीटें है। अभी परिसीमन होने वाला है तो इन सीटों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। ठीक है, आगे बात करें विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भाई, वो 5 वर्ष का होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कितना होता है विधानसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। वर्तमान के अंदर जो है, वर्तमान के अंदर जो है 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो विधानसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 200। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताने हैं वो कौन थे।
ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास और ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, इसका सही आंसर आप फटाफट से बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक सर्वाधिक कार्यकाल यदि मुख्यमंत्री का रहा तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा। किसका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा, सर्वाधिक समय तक सीएम रहे। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा, सर्वाधिक कार्यकाल सीएम का कार्यकाल जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये ध्यान रखना, ये राजस्थान के पहले जरूर थे, लेकिन ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है, और यदि ऐसे पूछ लेता सवाल कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वो टीकाराम पालीवाल होंगे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित सीएम जो है वो आपके कौन है? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत सीएम प्रथम की बात करें तो वो हीरालाल शास्त्री होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे याद रखना? देखो, हीरालाल शास्त्री मनोनीत से MH ऐसे याद रख लीजिए भाई। जैसे राजस्थान की जो गाड़ियाँ होती है उनको उनके नंबर कैसे होते हैं? RJ से होते हैं कि नहीं होते? वैसे महाराष्ट्र की गाड़ी होगी तो उसके नंबर कैसे होते हैं? MS से होते हैं। M से हो जाएगा मनोनीत और H से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। तो मनोनीत तो है हीरालाल शास्त्री, जबकि TN तमिलनाडु का जो नंबर है वो TN ऐसे याद रखना। T से हो जाएगा टीकाराम पालीवाल और N से हो जाएगा निर्वाचित। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखना, MH और TN, MH और TN से याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। सर्वाधिक कार्यकाल मैंने बता दिया, लगभग 17 वर्ष तक जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के क्या रहे थे? सीएम रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो है मोहनलाल जी सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इनसे संबंधित एक वनस्थली विद्यापीठ जो है उससे इनका संबंध रहा है। वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक के अंदर है, विद्यापीठ कहाँ है? टोंक में। तो इसका इनसे संबंध रहा है, किन से? हीरालाल शास्त्री से। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान में कहां से हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है राजस्थान में कहां से हुआ? तो ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी बगदरी, ऑप्शन सी सांबर और ऑप्शन डी देशनोक। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो वो होती है नागौर जिले का ये गांव है बगदरी गांव। बगदरी गांव नागौर से जो है पंचायती राज की शुरुआत होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नागौर से। नागौर का कौन सा गांव है? बगदरी गांव। कब होती है? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा जो है, उस समय वो भारत के क्या थे? PM थे। इनके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बनता है। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितनी स्तरीय है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो इस प्रकार ये कौन सी हो गई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो गई। ठीक है, और ये जो है बलवंत राय मेहता समिति थी, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो थी, बलवंत राय मेहता समिति, उनकी सिफारिश पर
ये जो है लागू हुआ था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो इनकी सिफारिश से जब मानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तब जो है राजस्थान में बगदरी गांव नागौर से जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए मार्गरेट अल्वा, बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी प्रभा राव और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बतानी है, तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो आपके ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बने थे। ये राजस्थान में इन्होंने पद ग्रहण किया था 2004 में। कब किया था? 2004 से ये 2007 तक जो है राजस्थान की राज्यपाल रही थी, 2004 से 2007 के मध्य, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो इन्होंने काम किया, और फिर जो है ये बाद में क्या बन गए? ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई। फिर भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी बनी है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, सॉरी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। बाद में क्या बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल कब? 2004 से 2007, और 2007 में जब ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई तो इनको यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल ही बनी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल जो थी वो थी प्रभा राव। दूसरी महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनी? तो वो आपके प्रभा राव बनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सामान्यतः कार्य कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, लेकिन सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक राज्यपाल का क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का जो स्टेट स्पोर्ट्स है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, सी है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है कबड्डी। देखिए हॉकी तो अपना राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल अपना कौन सा है? हॉकी। राज्य खेल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजस्थान का क्या है? राज्य खेल है। और इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो इसे राज्य खेल का दर्जा, राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया। कब घोषित किया? 1948 में इसे घोषित किया, ध्यान रखना। 1948 में जो इसे राज्य खेल घोषित किया, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस खेल के अंदर जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। खिलाड़ी कितने होते हैं भाई? खिलाड़ी इसमें 5 होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या जो है इसके अंदर कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। और जैसलमेर में बास्केटबॉल अकादमी स्थित है, ये आप ध्यान रख लेना। और महिलाओं के लिए जयपुर के अंदर जो है अकादमी है। और तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था। 1948 के अंदर जो इसे राज्य खेल घोषित किया, और अपना राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 5 होती है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अपना हॉकी राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यूं तो देखें तो राजस्थान दिवस ये अभी चर्चा में रहा है, तो इसका सही आंसर 30 मार्च होना चाहिए, ऑप्शन बी। लेकिन इस बार जो है चैत्र शुक्ला एकम को राजस्थान सरकार के द्वारा, चैत्र शुक्ला एकम, चैत्र शुक्ला एकम को राजस्थान सरकार के द्वारा क्या बनाया गया? क्या मनाया गया? राजस्थान दिवस बनाया गया, ठीक है। राजस्थान दिवस जो है चैत्र शुक्ला एकम को मनाया गया। और स्पेशली तारीख की बात करें तो 19 मार्च, ठीक। तो तिथि के हिसाब से मनाया गया। बाकी यदि तारीख के हिसाब से देखें तो 30 मार्च आता है, लेकिन इस बार सिस्टम चेंज हुआ। हिंदू तिथि, हिंदू कैलेंडर की जो तिथि है चैत्र शुक्ला एकम, उस दिन मनाया जाएगा।
तो राजस्थान दिवस जो इस बार 19 मार्च को मनाया गया। ठीक, अगला सवाल, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैथून, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी कोलायत, ऑप्शन डी गलताजी। देखिए गलताजी की बात करें तो ये जयपुर में है, गलताजी जयपुर। कोलायत की बात करें तो ये बीकानेर में है, पुष्कर अजमेर में है, और कैथून जो है कोटा में है। अपना जो सही आंसर है राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर, तो ऑप्शन ए सही होगा, कैथून कोटा। कैथून कोटा में जो है राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, कैथून जो है अपनी मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। मसूरिया साड़ी के लिए जो है, मसूरिया साड़ी के लिए जो है, मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो साड़ी के लिए तो वो आपका कैथून प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विभीषण की धड़ रहित मूर्ति की पूजा होती है, इसमें ध्यान रखना। इस मंदिर में विभीषण का धड़ नहीं है, धड़ रहित पूजा, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर है, धड़ नहीं है, तो धड़ रहित पूजा की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान राम की विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ पर मेला भी लगता है, ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक है, और कोटा में ही विभीषण का प्राचीन किला भी देखने को मिलता है। तो आपको विभीषण मंदिर जब भी पूछे तो इसका सही आंसर आप लिख देना, कैथून कोटा। क्लियर, अगला प्रश्न, रूपाइन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपाइन संस्थान कहाँ स्थित? ऑप्शन ए रूपाइन संस्थान पूछा आपसे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोरुंदा, ऑप्शन बी हो जाएगा तिलवाड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा सांगानेर, और ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यावर। बोरुंदा, तिलवाड़ा, सांगानेर, ब्यावर। तो रूपाइन संस्थान आपको बताना है कहाँ स्थित है रूपाइन संस्थान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोरुंदा जोधपुर। रूपाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसकी जो स्थापना बोरुंदा जोधपुर में कब और किसने की? तो स्थापना की मैं यदि बात करूं तो स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। 1960 ईस्वी के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी। किसने की? कोमल कोठारी जी ने की थी। कोमल कोठारी जी के द्वारा जो है इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो कोमल कोठारी जो है इनके रूपाइन संस्थान के संस्थापक है, जिन्होंने 1960 में इसकी क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। क्लियर। देखो तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में स्थित है, ये आप ध्यान रख लेना थोड़ा, यहाँ मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। सांगानेर जो है जयपुर में स्थित है, सांगानेर जयपुर में स्थित है, और ब्यावर जो है अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लूणी नदी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। राजस्थान की मरु गंगा जो है वो किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। ठीक है, अपन यदि बात करें, देखो लूणी नदी को भी राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है, ये भी सही है। और राजस्थान की इंदिरा गांधी जो नहर है इसको भी कहा जाता है, ये राजस्थान की लाइफलाइन है, तो इसलिए राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र, ऑप्शन ए जोड़बीड़, बी वल्लभनगर, सी सूरतगढ़, और ऑप्शन डी है लूणकरणसर। जोड़बीड़ में बीकानेर में हमने देखा था, यहाँ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र जो है आपका सही आंसर है बी वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर में जो है भैंस प्रजनन केंद्र
देखने को मिलता है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ ये श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर में है, ठीक। और लूणकरणसर की बात करें तो ये बीकानेर में है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सांचौर, बी गंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है माउंट आबू। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। राजस्थान का पंजाब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांचौर, जो जालोर जिले में पड़ता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सांचौर के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ जो है गोगा जी की ओल्डी देखने को मिलती है, तो वो जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे तो उसमें और बता देंगे। आप ध्यान रखना, राजस्थान का पंजाब तो सांचौर जालोर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सांपों के देवता के रूप में विख्यात है। ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखो, सांपों के देवता के रूप में तेजा जी को भी माना जाता है और गोगा जी को, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोगा जी को अपन जहार पीर भी कहते हैं, जहार पीर। गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? जहार पीर, और नागराज के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोगा जी को अपन जहार पीर और नागराज के नाम से भी जानते हैं। आगे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी ब्यावर और ऑप्शन डी पाली। अभी मैंने बताया था राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की वस्त्र नगरी अर्थात टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर, तीनों एक ही है और वो है आपका भीलवाड़ा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य जो है वो कौन सा है वो बताना। ऑप्शन ए गेर, ऑप्शन बी वालर, ऑप्शन सी चरी, ऑप्शन डी गौरी। गौरी नहीं, गौर है ये, गौर, ठीक है। तो इसमें सब सही आंसर बताना आपको। गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है वो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वालर नृत्य। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी विशेषता ध्यान रखना, ये बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है, तो वो वालर नृत्य है, जो गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। अगला सवाल, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऊंट महोत्सव, ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी जोधपुर। ऊंट महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित होता है? देखिए, ये ऊंट महोत्सव जो है वो जनवरी माह के अंदर आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी माह में कब आयोजित होता है? जनवरी में। कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर जो है आयोजित होता है ऊंट महोत्सव। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर में जो है मरु महोत्सव आयोजित होता है, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। बाड़मेर में जो है थार महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर में जो है मारवाड़ महोत्सव आयोजित होता है। जोधपुर में कौन सा महोत्सव? मारवाड़ महोत्सव देखने को मिलता है, ठीक है। और हाथी महोत्सव पूछ ले तो हाथी महोत्सव जो है जयपुर के अंदर, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो हाथी महोत्सव आपके जयपुर में, जयपुर। ये एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, हाथी महोत्सव जयपुर और
ऊंट महोत्सव की बात करें तो ये जनवरी महीने में बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है वो कहाँ स्थित? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी जालौर। फटाफट से कमेंट करके बताइए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। मैं यदि बात करूँ इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये कहाँ स्थित है, तो वो है ऑप्शन बी आपका अजमेर। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? प्रारंभ में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव ने करवाया था। ठीक है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसके स्थान पर जो है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पंजाब शाह का जो है 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, ध्यान रखना। पंजाब शाह का 2.5 दिन का जो है उर्स भी, यहाँ उर्स का मतलब मेला, दिन का उर्स भी लगता है। ठीक है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक एग्जाम में इसका वास्तुकार भी पूछा गया था, इसका वास्तुकार कौन था? तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े की मैं बात करूँ तो इसका जो वास्तुकार है वो आपको ध्यान रखना, मोस्ट लगाइएगा इस वास्तुकार को। इसका जो वास्तुकार था वो अबू बकर था, अबू बकर। अबू बकर जो है इसका वास्तुकार था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इतिहासकारों की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की पहली मस्जिद जो है मानी जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपके। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको तुड़वाकर जो है, तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जिसके वास्तुकार कौन थे? अबू बकर। ठीक है, यहाँ पंजाब शाह का क्या लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है, और ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण जो है वो कब घोषित हुआ? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, इसे राज्य पक्षी के रूप में कब घोषित किया? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1972। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। गोडावण को अपन जो है इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसी का नाम है, किसका? गोडावण का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्पेशली जो है राजस्थान के राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंदर जो है, जैसलमेर बाड़मेर राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरियाटिस नाइग्रिसेप्स, कोरियाटिस नाइग्रिसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियाटिस नाइग्रिसेप्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय भाषा में इसे शर्मिला पक्षी कहा जाता है, साइबर्ड, शर्मिला पक्षी। इसके और की मैं बात करूँ तो इसका नाम हुकना भी है, हुकना। इसे गुदनमेर भी कहते हैं, गुदनमेर, हुकना, सोहन चिड़िया, इसी के नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में भी
आता है। तो इसे राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन कब घोषित किया था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 1981। ठीक, अगला प्रश्न, हवा महल में कितनी खिड़कियां है? प्रश्न आया हुआ है, हवा महल में कितनी खिड़कियां है? ऑप्शन ए 553, ऑप्शन बी 953, ऑप्शन सी 365, ऑप्शन डी 484। फटाफट से इसका आंसर बताइए। हवा महल की बात करूँ तो इसका जो निर्माण है, निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इनका निर्माण हुआ। हवा महल का 1799 में करवाया गया। ठीक है, इसका जो वास्तुकार है, हवा महल का वास्तुकार वो लालचंद उस्ता थे। वास्तुकार लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, लालचंद उस्ता। ठीक है, इसकी जो 5वीं मंजिल है वो बिना नींव की इमारत है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसकी आकृति जो कृष्ण के मुकुट के समान है। इसकी आकृति किसके समान है? कृष्ण के मुकुट के समान है। इसकी आकृति जो है कृष्ण के मुकुट के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना। कृष्ण के मुकुट के समान जो है इसकी आकृति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न पूछा गया कि कितनी खिड़कियां थी, तो इसका नाम हवा महल है, तो इसमें खिड़कियां खूब सारी है। ऑप्शन बी 953 जो है इसके अंदर खिड़कियां है। 953 जो है इसके अंदर क्या है? खिड़कियां है। क्लियर? अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता इंपॉर्टेंट सवाल है, किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी पेड़च और ऑप्शन डी कोठारी। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। गणेश्वर सभ्यता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांतली। ऑप्शन बी कांतली, कांतली नदी के किनारे जो है ये सभ्यता विकसित हुई। और जगह की बात करें तो नीम का थाना सिक्कर जो है वहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई। नीम का थाना सिक्कर। ठीक है, कांतली नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है भाई? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर में। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, कांतली नदी कैसी नदी है? एक अंत प्रवाही नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ मछली पकड़ने का तांबे का कांटा प्राप्त हुआ, ये भी ध्यान रखना है। मछली पकड़ने का तांबे का कांठा जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वो भी कहाँ से हुआ? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने बता दिया था इसकी जो खुदाई है वो किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने की थी। खुदाई का कार्य जो है वो किसने किया था? गणेश्वर सभ्यता का खुदाई का कार्य जो है वो आरसी अग्रवाल ने किया था। खुदाई का कार्य जो किसने किया? आरसी अग्रवाल ने किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वापस रिपीट कर देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली। कहाँ पड़ती है? कहाँ सभ्यता हुई थी? तो नीम का थाना सिक्कर में। इस सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ और क्या मिला? मछली पकड़ने का तांबे का कांटा देखने को मिला। आरसी अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खुदाई की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है अपना, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी करौली। फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो वो भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार
राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार की बात करें तो वो किसे कहा जाता है, तो वो धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तो वो धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है। और यदि अपन बात करें अलवर को, तो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं भाई, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है अलवर को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। और डांग की रानी जो है वो करौली को कहते हैं। डांग की रानी, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। तो अपन को सही आंसर बताना है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का सिंह द्वार ऑप्शन सी जो है अलवर को ही कहा जाता है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड तो कहते हैं, तो इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो अलवर है ये मत्स्य संघ की राजधानी भी रहा था। ठीक है, जब राजस्थान का पहले एकीकरण में जो मत्स्य संघ बना था उसकी राजधानी भी अलवर ही रहा था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 25 और नए प्रश्न देखे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम 25 प्रश्न देख चुके थे, 25 इसमें देखे, और हर प्रश्न में आपको लगभग 4-5 प्रश्न नए प्रश्न भी देखने को मिले। तो ऐसे अपन इसमें देखें तो लगभग हमने 200-250 प्रश्नों के ऊपर क्या कर ली, चर्चा कर ली, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली यदि मैं बात करूँ BSTC एग्ज़ाम की, जो आपका प्री BSTC एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन दोनों क्लासों को आप अच्छे से देखें, अच्छे से तैयार करें। और एक बार समझ में नहीं है तो इस क्लास को 1-2 बार देखें। चीज़ें आपको यदि समझ में आई है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम अब अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।